Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are in the pink, hale and hearty, fit as a fiddle. I am very confident that your ORCC preparations are going in full swing. And आज हम करने जा रहे हैं hit the nail on its head when it comes to snapshots. आज हम snapshots की जो बाकी stories हैं उनको हम वाइंड अप करेंगे और इंशाल्लाह देन वी आर गोइंग टू बी विद द 11th लेक्चर and that 11th lecture will complete 11 at the rate of 11 और वो 11th lecture होगा आपका expected paper जहां से इंशाल्लाह 95 प्लस मार्क्स जो है आप हासिल कर पाएंगे। आज की बात जो है वो चलेगी कुछ स्टोरीज को लेके, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जिनका मैं आउटलाइन आपके साथ शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शेयर करूंगा और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन जो है वो खुद बोलेगी और आपकी प्रिपरेशन जो है वो आसान हो जाएगी इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, आपको पता है द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल हॉर्स, वाइट हॉर्स वी हैव ऑलरेडी डन, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है, इंपॉर्टेंट स्टोरी जो मैं उसको समझता हूं, दैट इज द एड्रेस। और इस एड्रेस में क्या आपको मिलेगा, व्हाट इज द स्टोरी लाइक, व्हाट आर द कैरेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू फाइंड इन दिस एड्रेस, और इस स्टोरी का नाम एड्रेस क्यों पड़ा ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। द स्टोरी इज अबाउट ए ह्यूमन प्रिडिकेमेंट that follows the pre-war and post-war periods. That means आप अपने आप को एक सिचुएशन में लाइए जहां पे आप इमेजिन कर रहे हैं there is a pre-war setting and there is a post-war setting. वॉर से पहले इंसान को हमेशा इनसिक्योरिटी लगती है, ना सिर्फ लाइफ की बल्कि प्रॉपर्टी की भी। तो यहाँ पे एक मदर है और उनकी एक बेटी है जो प्री वॉर में है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक औरत के हाथ अपने घर का सामान जो है अमानतन रखते हैं। और ये सामान जो है घर गृहस्थी का जो सामान होता है, कितनी मेहनत से इंसान जो है इस सामान को लाता है, चाहे वो क्रॉकरी हो, चाहे वो मैटिंग हो, फ्लोरिंग हो, चाहे वो जो है बर्तन हो, कपड़े हों, सूट केसेस हों, बहुत सारी किचन इक्विपमेंट हो, बहुत सारी चीज़ें घर में होती हैं। घर एक समंदर होता है। तो कश्मीर में कहते हैं शेरवाव पीन मगर डेरवाव मपीन। शेरवाव अगर पेते, अगर आपको किसी दिन खाना ना मिले, वो उतना पेनफुल नहीं होता है उससे जितना ये होता है कि आपके सर के ऊपर छत नहीं है। ये घर जो होता है, ये इंसान को ये वही जानते हैं वो घर किसे कहते हैं जो बेघर होते हैं, जिनके घर नहीं होते। याद रखें कि जो आँखों की रोशनी है, इस आँखों की रोशनी का उसकी कदर जो है वो उन्हीं को होती है जिनके यहाँ ये रोशनी नहीं होती। जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे होते हैं, उनको आप बताइए कि आँख की रोशनी किस नियामत का नाम है। यहाँ पे एक मदर हैं, उनकी बेटी हैं। बेटी जो है वो नरेटर हैं, वो हमें बताती हैं कि क्या हुआ प्री वॉर में, और उसके बाद पोस्ट वॉर में जब उस औरत से वो सामान जो है वापस लेने की बात आती है तो वो इनकार करती है। इट्स ए पेनफुल स्टोरी। जिस औरत ने ये सामान ट्रस्ट की बुनियाद पे एक और औरत को दे दिया था, खुद तो वो चल बसी, लेकिन वो एड्रेस दे गई अपनी बेटी को कि इस एड्रेस पे वो रहती हैं, तो उस हाउस को जाके, उस एड्रेस पे जाके आप वो सामान वापस लाना। तो लेकिन जब उनकी बेटी वहाँ जाती है पोस्ट वॉर, तो वहाँ पे उनको वो सामान तो मिलता है, लेकिन उसकी ओनरशिप जो है वो उस औरत ने ले ली होती है, और वो किसी भी सामान को वापस करने से इनकार करती हैं। तो उसके बाद एक पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है इस बेटी का, जो हम इस एड्रेस में देखेंगे। द स्टोरी इज अबाउट द ह्यूमन प्रिडिकेमेंट दैट फॉलोज द प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर पीरियड्स। मिसेस एस, who was a Jew, was a rich lady, whereas Mrs. Dorling was a non-Jew. दो औरतें हैं यहाँ पे, मिसेस एस एक हैं और मिसेस डॉर्लिंग है। दो औरतें हैं, एक सामान देती हैं और दूसरा सामान जो है वो लेती हैं। द गर्ल डॉटर ऑफ मिसेस एस
had lost her house and her mother during the war. जो गर्ल है, जिस बेटी की मैं अभी बात कर रहा था, वो मिसेस एस की बेटी है, और इन्होंने अपना घर भी खोया और अपना सामान भी खोया क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन थी, एंड अपनी माँ भी खोई ड्यूरिंग द वॉर, एंड नाउ शी हैड डिसाइडेड टू कम बैक टू टेक हर पोजेशंस फ्रॉम मिसेस डोरलिंग. मिसेस डोरलिंग से उस एड्रेस पे जाके ये बेटी जो है, जो उसकी माँ ने, मिसेस एस ने उनके हाथ सामान दिया था, चूँकि वॉर लाइक सिचुएशन थी, तो उनको लगा कि शायद ये घर का सामान जो है हमें भागना ना पड़े, तो ये सामान थोड़ा सेफ रहेगा, जैसे औरतें सोचती हैं. तो वो बड़े बड़े सूट केसेस में सामान लेती गई, लेकिन जब पीस रिटर्न हो गया, वॉर ख़त्म हो गया, उनकी बेटी, उनकी माँ तो बहरहाल चल बसी थी, लेकिन वो बेटी जब वो अपने घर का सामान मिसेस डोरलिंग से लाने के लिए वापस आ गई, उस एड्रेस पे आ गई, तो मिसेस डोरलिंग ट्रीटेड हर वेरी कोल्डली, जो हम आगे देखेंगे. एंड टू टेक हर पोजेशन फ्रॉम मिसेस डोरलिंग, एन एक्वेंटेंस हुज एड्रेस वाज गिवन बाय हर मदर years ago, when she reached the house, the woman treated her with a cold reception. तो मिसेस डोरलिंग ने इस बेटी को बहुत ही कोल्डली ट्रीट किया. इनफैक्ट ऑलमोस्ट घर आने ही नहीं दिया, अंदर आने ही नहीं दिया, and didn't let her into the house. She decided to go back anyway, and then she met her daughter who let in, and then she met her daughter who let her in and told her to wait inside. एक और बार जब वो वहाँ गई, तो वहाँ पे इस वक्त मिसेस डोरलिंग नहीं थी, वहाँ पे उनकी बेटी थी, और उनकी बेटी ने बहरहाल समझा कि कोई लड़की हमें आई है, तो उनने उसको अंदर बुलाया. मिसेस डोरलिंग वहाँ थी नहीं, और अंदर जब बेटी चली गई, मिसेस एस की बेटी जब चली गई, तो उसने देखा कि टेबल क्लॉथ जो थे वो भी अपने घर के उसने पहचाने, कप्स, कटलरी, जो वहाँ पे जो प्लेट्स थे वो भी उसने अपने घर के पहचान ले. यानी कि मिसेस डोरलिंग ने वो तमाम सामान जो था, जो उनने एक बार अमानत के तौर पे इस बेटी के की माँ से लिया था, मिसेस एस से लिया था प्री वॉर, तो वो तमाम सामान उनने अब खर्चे में लाया था, अब उनने अपने घर में वो यूज़ किया था, और वो इसको हड़प करके बैठे थे. लेकिन उसकी बेटी को तो बहरहाल ये पता नहीं होगा कि माँ ने ये सामान कहाँ से लाया. बेटी ने इस वाली बेटी को बोला, आप अंदर आइए, कुछ चाय शाय लीजिए, मेरी माँ यहाँ नहीं है. बट देन व्हेन शी एंटर्ड द हाउस, उनको लगा, she told her to wait inside, and then when she saw all the possessions in front of her, she couldn't connect with them and decided to leave the house. उनके दिल में एक पेन जग गई अपनी ही चीज़ों को. जो चीज़ें अपनी हुआ करती थी वो अब पराई हो गई, वो किसी और घर की जीनत बन गई हैं. तो दिस डॉटर कुड नॉट फेस दिस, एंड देन उसने बोला कि चलो, अब जिन चीज़ों के साथ मेरा इमोशनल कनेक्ट था बिकॉज ऑफ माई मदर, मेरी माँ की हैंडल की हुई ये चीज़ें, ये कप, ये प्लेट, ये बर्तन, ये फ्लोरिंग, ये शीट्स, ये क्रॉकरी, ये सारी चीज़ें मेरी माँ ने टच किए हैं, मेरी माँ ने सजाए थे अपने घर में, तो वो माँ नहीं रही. वो इमोशनल कनेक्ट जो है उन चीज़ों के साथ जो मेरा था, वो उसको लगा कि जैसे वो छूट रहा था, और उसके बाद उनको लगा कि इट इज़ बेटर दैट आई डोंट कम बैक अगेन, मुझे अब चाहिए ही नहीं. एंड देन व्हाट हैपेंड इज़, वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस लेके वहाँ से चली जाती हैं, और जो यादें उन चीज़ों के साथ जुड़ी थी. वाई डिड शी वॉन्ट टू गेट दोज थिंग्स? बिकॉज शी वॉन्टेड दैट दीज थिंग्स आर अ प्रूफ दैट माई मदर इज़ अलाइव विद मी, शी इज़ इन मी. तो ये चीज़ें जो है मेरी माँ की याद मुझे दिलाती हैं. उनके हाथ से ये चीज़ें जो है साफ़ की गई हैं, उनके हाथ में ये चीज़ें रही हैं, तो इससे मेरी माँ की याद मुझे हमेशा ताज़ा रहेगी. बट देन what she found was very very cold, what she found was very very painful. उसको लगा कि ये तमाम चीज़ें तो अब बहरहाल उनने अपनी घर में बनाई हैं, जीनत बनाई है, उनको सजाया हुआ है, और ये तो समझ बैठे हैं कि उन्हीं की चीज़ें हैं, तो अब इनसे ये मांगना फजूल है, वो तो देंगे नहीं अब ये चीज़ें. सो शी लीव्स with a very sad heart. Why did the narrator of the story want to forget the address? ये सवाल आ सकता है एग्जाम में कि क्यों नरेटर ने इस एड्रेस को जल्द जल्द बुलाने की कोशिश की. ये एड्रेस उनके लिए अब पेन बन गया. क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो थी, वो चीज़ें उनके दिल पे एक ज़माने में वो कशिश थी उन चीज़ों की, और वो चीज़ें जो है वो इमोशनल कॉन्टैक्ट ही अब छिन रहा था. उनको लगा कि नहीं,
जितना मैं इसको बुलाऊं उतना अच्छा है. Mrs. Dorling kept the valuable items in her house until the war was over, as she didn't want them to lose during the war in case they decided to leave the place. Her mother gave her the address of Mrs. Dorling and एड्रेस क्या था? 46 मार्कोनी स्ट्रीट. इस एड्रेस को माँ ने दिया था बेटी को और बोला था कि यही एड्रेस है, उसी एड्रेस पे जाके वो चीज़ें आप वापस लाना. वॉर के बाद शी रिमेंबर्ड द एड्रेस एंड डिसाइडेड टू विजिट हर एनीवे. शी वॉज अफ्रेड टू विजिट द प्लेस अगेन एज इट ब्रॉट बैक मैनी पास्ट मेमोरीज. व्हेन शी सॉ ऑल द पोजेशंस दे वर अरेंज्ड इन अ टेस्टलेस मैनर एंड शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन देम. जिस टेस्टलेस अंदाज से, जिस डिसरेस्पेक्टफुल अंदाज से मिसेस डॉर्लिंग ने उनको रखा था, वहाँ पे अपने घर में सजाया था, तो इनको लगा कि नहीं, अब मुझे वो चीज़ें ही नहीं चाहिए. समझ लीजिए कि उन्होंने उन चीज़ों की बेइज्जती की थी. वैसे उनने शाबी कंडीशन में वो चीज़ें रखी थी. शी कुड नॉट कनेक्ट विद द थिंग्स एंड थॉट शी वुड नॉट स्टे at the house any longer. She would destroy the good memories she had with those items. अब मैं अपने उन मेमोरीज को तबाह करूंगी, यानी कि मैं क्रश करूंगी उन मेमोरीज को, जो मेमोरीज मुझे इन चीज़ों के साथ जोड़ी थी अपनी माँ की वजह से. अब मैं उन मेमोरीज को ही क्रश करूंगी, मुझे चाहिए ही नहीं. एंड शी फाइनली डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस एंड नॉट टू गो बैक टू दैट प्लेस. तो उस एड्रेस को फॉरगेट करना ही बेहतर है. जिस एड्रेस की वजह से इंसान के दिल में एक पेन जग जाए, इंसान दुखी हो जाए, उस एड्रेस को इंसान को याद ही नहीं रखना चाहिए. माँ थी, माँ की वजह से उन चीज़ों की भी अजमत थी, उन चीज़ों की भी ग्लोरी थी, उन चीज़ों की भी शान थी, उन चीज़ों की भी कदर थी, उन चीज़ों की भी इज्जत थी. लेकिन माँ चली गई, मेरा जो नाता माँ से छिन गया, कट गया, तो इन चीज़ों की वजह से अब वो नाता शायद और क्लोज होना था. लेकिन उन चीज़ों के साथ जो हाल किया है मिसेस डॉर्लिंग ने, अब जिस अंदाज से उनने उनको डिसरेस्पेक्टफुल अंदाज से, शाबी अंदाज से अपने घर में सजाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू टेक दोज थिंग्स बैक. एक तो एक वो बात है. दूसरी बात, अब इन चीज़ों के साथ जो है मुझे नहीं लगता है कि शायद वापस वो कनेक्ट में बना पाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है उस पवित्रता से नहीं रखी गई हैं. अब तो ये बिल्कुल एक शैबी, एक बहुत ही पेटी और ऑर्डनरी अंदाज से जो है ख़राब की गई हैं. तो जितना अच्छा, जितना जल्दी हो कि मैं इन मेमोरीज़ को बुलाऊं, इन चीज़ों को बुलाऊं और उस एड्रेस को बुलाऊं जिस एड्रेस का मुझे बताया था माँ ने, जो वो मेरे लिए अच्छा होगा. सो शी डिसाइड्स टू फॉरगेट द एड्रेस. अगर हम द एड्रेस की बात करें, इट टॉक्स अबाउट द सिचुएशन, अ पैथेटिक सिचुएशन ऑफ द गर्ल यू नो हु हैड an experience, a bad experience about the address that was given to her by her dead mother once upon a time, and who wanted to go to Mrs. Dorling's place and get those things back. But unfortunately, it turned out to be a very nightmarish experience, very bad experience for the girl, and she wanted to forget the address as soon as possible. दूसरा जो एग्ज़ाम में बड़ा इम्पॉर्टेंट प्ले है, जो एक ही प्ले है इस स्टोरी में, इस स्नैपशॉट्स में, दैट इज़ मदर्स डे. तो इस मदर्स डे में जो है आपको मिलेंगी दो औरतें, और एक औरत जो है उसके घर में जो है उसकी जो बेटी है, उसके जो हस्बैंड है, उन्होंने उसको एक दाई समझा हुआ है. दाई समझते हैं, एक मेड समझा हुआ है. जैसे हम माँओं का देखते हैं कि माएँ हमेशा अपने घर में बड़ी बिजी रहती हैं, काम करती हैं, इज़्ज़त के साथ अपने घर को सजाती संवारती है. लेकिन कुछ बच्चे फिर ऐसे होते हैं, कुछ हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं जो इन माँओं की इज़्ज़त फिर नहीं करते, इन इम्पॉर्टेंट मेंबर्स की इज़्ज़त नहीं करते. अ हस्बैंड ट्रीट्स हिज वाइफ in a way as if she is not his better half, but she is a maid in the house. इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हुक्म जारी करते हैं माँओं पर, मेरे कपड़ों की इस्त्री क्यों नहीं है, वॉशरूम में ये चीज़ क्यों नहीं है, जो है मेरी किताबें क्यों ठीक से ढंग से नहीं रखी गई हैं, मेरे कमरे में ये चीज़ें क्यों नहीं की गई हैं.
मेरा खाना इस तरह से क्यों तैयार नहीं है, इसमें क्यों देर लगी है, मेरे जूतों की पॉलिश क्यों नहीं है. सो दे ट्रीट देयर मदर्स एज समबडीज हु आर जस्ट देयर सर्वेंट्स. तो माएँ जो होती हैं दिल की बहुत ही ज़्यादा नरम होती हैं, वो हमेशा अपने घर में कोशिश करती हैं कि अगर उनको एक्स्ट्रा बर्डन भी उठाना पड़े, सो दे मेक एवरीथिंग पॉसिबल. बट देन देयर इज़ ए हमसाया वुमन, वो उनको बताती हैं कि ना, ये चीज़ आप गलत कर रही हो. आप अपने फैमिली मेम्बर्स को सबक सिखा सकती हो. तो वो सबक कैसे वो सिखाती है इनको, इनको बोलती हैं कि हम एक काम करेंगे, हम अपने सोल्स को ट्रांसफ़र करेंगे. यानी कि कुछ वक्त के लिए आप मिसेस फिट्जरग्राल्ड बन जाओ, यानी कि वो हमसाया औरत उनका नाम होता है. इस वाली औरत का नाम होता है जिस माँ पे वो रोब जमाते हैं घर वाले, उसका नाम होता है मिसेस पेयरसन. तो पेयरसन को ये बोलती है फिट्जरग्राल्ड. फिट्जरग्राल्ड जो होती है वो हमसाया औरत होती है, उसको बोलती है, बड़ी स्ट्रांग औरत होती है. उसको बोलती है कि कुछ वक्त के लिए हम सोल्स जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे. फिजिकली तो आप पेयरसन ही रहोगी, लेकिन सोल मेरा ट्रांसफ़र आपको होगा. यानी कि जो एक्ट होगा, जो माइंड होगा, वो मेरा होगा. और आप मेरे घर में आके जो है आप फिट्जरग्राल्ड बन जाओ और मैं पियर्सन बन जाती हूँ. और पियर्सन बन के मैं आपकी इन फैमिली मेम्बर्स को सबक सिखाऊंगी. उनको मैं लाइन पे लाऊंगी कि कौन सी चीज़ें जो है लाइफ में सीखनी होती हैं. सो एक एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. और कहानी का पहला हिस्सा जो ड्रामा का है, वहाँ पे मिसेस पेयरसन जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो जाती है अपनी फैमिली मेम्बर से. लेकिन उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है, जब उसमें मिसेस फिट्जरग्राल्ड का जो है स्पिरिट आ जाता है, तो उसके बाद वो उनको सिखाती है कि मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, सो अपना काम खुद करो. और वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी माँ को ये क्या हो गया. लेकिन कुछ ही वक्त के बाद मिसेस पेयरसन जो होती है, असली वाली पेयरसन, वो समझती हैं कि नहीं, अब ये रोल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि शी इज़ टू काइंड. उनको बोलती है फिट्जरग्राल्ड को, चलो ठीक है, अब आपने जितना होना था, जितना रोबदाब होना था मेरी फैमिली के साथ, उतना हो गया. अब हम वापस अपने रूप में आ जाएंगे. और आई कैन नॉट टॉलरेट कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतना फील कर रहे हैं, इतना टफ जो है माहौल फील कर रहे हैं. सो शी गेट्स बैक एंड देन द व्हाट्स कॉल्ड द प्ले एंड्स. सो J.B. Priestley's one act play, एक ही एक्ट है इस प्ले में, मदर्स डे, इज ए सैटरिकल स्टोरी. सैटायर मीन्स जैसे आपने गुलिवर इन लिलीपुट पढ़ा था क्लास 9th में, तंज जब हम कसते हैं किसी पे, एक तंज है included in the class English syllabus. It humorously and insightfully addresses the plight of devoted but unappreciated mother. And who is that? That is Mrs. Annie Pearson. इसका कैरेक्टर भी आपको हो सकता है लिखना पड़े. Unappreciated. ये बहुत कुछ करती है घर के लिए, लेकिन इसकी अप्रिसिएशन कोई नहीं करता. इसकी मुसीबत की कहानी कोई नहीं सुनता. And who is taken for granted by her selfish family. तो उनकी जो फैमिली है वो उनको फॉर ग्रांटेड लेती है. तभी मैं आपको बताता हूँ कि इंसान को झुकना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि वो किसी के पैरों के तले आ जाए. झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर इतना न सर झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े. आप अपने आप को डोरमैट मत बनाइए कभी ज़िंदगी में. याद रखिए कि ज़िंदगी में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए. चाहे आप एक बेटी हैं, एक बेटे हैं, एक माँ है, एक बाप है, एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, एक ब्रदर है, एक सिस्टर है. याद रखें कि सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए. एंड सेल्फ रिस्पेक्ट डज नॉट मीन एरोगेंट. मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं तो आप मुतकब्बिर कहलाएंगे या प्राउड कहलाएंगे. नहीं. सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स बीइंग नाइस विद इन सर्टन डोमेन्स, विद इन सर्टन बाउंड्रीज. नाइस भी होना है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टू मच शुगर इज सॉर. अगर आप ज़्यादा ही शुगर हो गए तो वो तो सवर, वो तो अच्छा नहीं लगेगा, वो तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा. सो मिसेस पेयरसन का जब हम कैरेक्टर देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद जिसको हम कश्मीर बोलते हैं एमच पन पन वथुन त्रोमुत, तो हर कोई आता है तो उसको पैरों तले रोंद डालता है. एवरीवन इज टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड. अपना कैरेक्टर वैसा नहीं बनाना चाहिए कि everyone starts taking you for granted. You must have your limitations, you must set your boundaries, and that is how you live a respectable life. And that's what Mrs. Fitzgerald, जो उनकी हमसाया औरत है, उनको सिखाना चाहती.
Mrs. Pearson's plight. The play begins with Mrs. Annie Pearson. She's a kind and anxious homemaker and confiding in her neighbor. Neighbor का नाम क्या है? Mrs. Fitzgerald, about her family's neglect. वो अपनी फैमिली की हालत अपनी हमसाय औरत को बताती है कि मुझे अपने घर में मेड बनाए हुए हैं, नौकरानी बनाए हुए हैं. एंड हर हस्बैंड, उनका नाम है जॉर्ज, और उनके बच्चे हैं डोरिस और साइरल. दे आर सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड एक्सपेक्ट हर टू केटर टू देयर नीड्स वाइल शोइंग नो ग्रेटिट्यूड. साइरल और जॉर्ज, बेटा और बेटी जो उनकी हैं पियर्सन की, वो इतने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, वो इतने सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो इतने सेल्फिश हैं कि वो माँ से हर कोई काम करवाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी एक लफ्ज ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक लफ्ज ऑफ थैंक्स नहीं बोलते. सो दे हैव टेकन हर फॉर ग्रांटेड. और मैजिकल सोल्यूशन क्या देती है फिज़gerald उनको, हमसे औरत? Mrs. Fitzgerald, a bold and assertive fortune teller. She's a fortune teller. Fortune teller means a sort of a person, no, जो फॉर्चून मैजिक के साथ, एस्ट्रोलॉजी के साथ, स्पिरिचुअल पावर्स के साथ नो लिंक रखती हो. सो शी इज़ अ फॉर्चून टेलर. अ मैजिकल सोल्यूशन शी गिव्स, एंड शी टेल्स हर दैट दे विल स्वॉप पर्सनैलिटीज. हमारी पर्सनैलिटीज को स्वॉप करेंगे, शिफ्ट करेंगे, एंड so that Mrs. Fitzgerald can teach the Pearson family a lesson. Despite Mrs. Pearson's reservations, the swap is performed. अगरचे Mrs. Pearson पहले मानती नहीं है, लेकिन फाइनली Mrs. Fitzgerald जो है उनको तैयार करती हैं कि हम अपनी रूहों को जो है वो शिफ्ट करेंगे. कुछ मैजिकल पावर्स होते हैं कुछ लोगों के पास, तो Mrs. Fitzgerald जो है वो उसी पावर का यूज़ करके मिसेस पियर्सन को बोलते हैं कि चलो हम पर्सनैलिटीज़ जो है शिफ्ट करते हैं, आप फिक्र ना करो, आपको मैं वापस अपनी पर्सनैलिटी में वापस लाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट आपकी फैमिली को एक लेसन मिलेगा. सो अ न्यू मिसेस पियर्सन इन मिसेस पियर्सन्स बॉडी. द कॉन्फिडेंट मिसेस फिज़gerald शॉक्स द फैमिली विद हर न्यू असर्टिव डिमीनर. अब मिसेस पियर्सन जब शिफ्ट करती है, ट्रांसफर हो जाती है उनका सोल एक दूसरे में, तो अब तो मिसेस पियर्सन शक्ल से पियर्सन है, लेकिन माइंड से वो फिज़gerald है. और फिज़gerald जो है एक स्ट्रिक्ट वुमन है, वो उनको अपना रूप दिखाती है. एंड शी स्मोक्स, ड्रिंक्स स्टाउट, वो अल्कोहल भी पीती है, स्मोकिंग भी करती है, एंड रिफ्यूजेस टू डू देयर चोर्स. और उनके काम शाम नहीं करते, उनको बोलते हैं करो खुद अपने काम. और वो भी हैरान होते हैं कि हमारी माँ पियर्सन जो है वो कब से स्मोक करने लगी, वो कब से अल्कोहल लेने लगी. वो बड़े हैरान हो जाते हैं. उनको मत पता होता है कि पियर्सन ये शक्ल से है एनी पियर्सन, लेकिन अकल से और माइंड से और करतूत से ये फिज़gerald है. उनको ये नहीं पता होता है कि फिज़gerald ने अपनी रूह जो है वो उसमें डाल दी होती है. मच टू द बिविल्डरमेंट ऑफ डोरिस एंड साइरल. और डोरिस और साइरल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिविल्डर्ड, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमारी माँ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ. माँ तो हमारी जो है चुटकियों पे नाचती थी, शी वॉज डांसिंग टू आवर ट्यून्स, एंड व्हाट इज हैपेंड. अचानक से उनको क्या हो गया कि ये हमें इग्नोर कर रही है, ये हमें कोई लिफ्ट ही नहीं दे रही, ये हमारे काम ही नहीं कर रही, और इंस्टेड एज अगेन एज दैट स्मोक कर रही है, अल्कोहल ले रही है. ये चीज़ तो ये कभी करती नहीं थी. When Doris complains about her dress not being ready, जब उनको डोरिस बोलता है कि मेरा ड्रेस क्यों नहीं रेडी है, और साइरल बोलती है कि मेरी टी कहाँ है, the new Mrs. Pearson firmly tells them to do it themselves. जाओ अपना काम खुद करो, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ. So she takes a new stance now, and she even insults Doris's boyfriend Charlie Spence. डोरिस का जो बॉयफ्रेंड है, उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड जो है, उसको भी इंसल्ट करता है. क्या बकवास बॉयफ्रेंड रखा है, लीविंग हर इन टीयर्स. वो रोती भी है. एंड जॉर्ज पियर्सन जब उनके हस्बैंड आते हैं, he is also put in his place when the new Mrs. Pearson reveals how he is mocked at his club. इसको बोलता है कि आप पे क्लब में हंसते हैं लोग, आपका जोक बनाया है वहाँ उन्होंने. तो जॉर्ज पियर्सन भी हैरान है कि मेरी बीवी तो मेरे साथ डर डर के बात करती थी, आज ऐसा क्या हुआ कि ये मुझे मॉक करती है, ये मुझे आयरॉनिकली जो है ताने देती है. तो दे आर ऑल कन्फ्यूज्ड.
जॉर्ज भी कंफ्यूज, साइरल भी कंफ्यूज्ड और डोरिस भी कंफ्यूज्ड कि आखिर हमारी माँ एनी पियर्सन को क्या हो गया ऐसा कि ये बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गई है. The family's realization, the family is utterly shocked by her transformation. They are forced to confront their own selfishness and thoughtlessness, realizing how much they have taken their mother's efforts for granted. इनको समझ आता है कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमें अब अपने काम खुद कर लेने चाहिए. वी शुड एंटर इनटू ए डिसिप्लिनरी मोड. घर के अनुशासन के साथ हमें कॉपरेट करना चाहिए. एंड द रेजोल्यूशन कम्स, द रियल मिसेस पेयरसन नाउ इन मिसेस फिज़गैल्स बॉडी बिकम्स वरीड एंड आस्क्ड टू स्विच बैक. तो पेयरसन जो बोलती है इसको कि मेहरबानी करके आप मुझे वापस लाओ, आप अपने मोड में मैं ज़्यादा नहीं देख सकती तरसते हुए अपनी फैमिली मेम्बर्स को. एंड शी asks her to switch back. After they do, Mrs. Fitzgerald advises the now empowered Mrs. Pearson not to get soft again. लेकिन फिज़गैल्ड को बोलती है ठीक है मैं आपको वापस लाऊंगी अपने रूप में, लेकिन वो सॉफ्टनेस अब नहीं दिखाना, अब मुश्किल से कंट्रोल आ गया है घर में, तो इस कंट्रोल को बरकरार रखना, अब लूज नहीं हो जाना फिर से. The play ends with the family finally acknowledging Mrs. Pearson's importance. और लास्ट में उनको मदर की इंपॉर्टेंस पता चल जाती है. ट्रीटिंग हर विद रिस्पेक्ट एंड अग्रीइंग टू हेल्प विद चोर्स. एक उसको इज्जत देते हैं और उसकी काम में उसकी मदद भी करते हैं, हाथ भी बढ़ाते हैं. सो दैट इज हाउ मदर्स डे प्ले इज एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्ले. मजा आता है इसको पढ़ने में. यू कैन इवन गो फॉर रीड. की थीम्स क्या है? अंडरवैल्यूड मदर्स. आजकल की मदर्स जो हैं बेचारी, उनको वैल्यू नहीं मिलता है. एंड द प्ले's सेंट्रल थीम इज द अंडर अप्रिशिएटेड एंड ऑफ्टन इनविजिबल लेबर ऑफ मदर्स एंड हाउसवाइव्स इन द फैमिली. वो बेचारी दिन रात काम करती हैं, लेकिन उनके काम की सराहना और अप्रिसिएशन कोई नहीं करता. And family dynamics, it satirizes the selfishness and neglect that can exist within families, showing how mutual respect and appreciation are necessary for healthy household. एक अच्छा healthy household, happy household तब बनता है when you mutually respect each other. आपकी माँ, आपका बाप वो काम कर रहे हैं, आपको भी हक बनता है कि उनको कॉम्प्लीमेंट करें, अपने काम खुद करें, अपने प्लेट खुद साफ करें, अपना रूम्स खुद साफ करें, अपने काम जो है वो खुद करें, अपने बूट की पॉलिश खुद करें, एंड उनके काम को अप्रिशिएट करें. बिकॉज व्हेन यू अप्रिशिएट समवन्स वर्क, it's always decent, it's always beautiful, and it brings in more respect for each other, it brings in more love for each other. And gender roles and inequality, the play critiques traditional gender roles by exposing the injustice of expecting a mother to work tirelessly. थोड़ा gender inequality के साथ भी इसका एक लिंक है थीम के साथ कि women जो होती हैं वो घर के कामों के लिए होती हैं और उनकी इज्जत नहीं होती है, वो नौकरानियाँ होती हैं, उनके साथ जो है वो इनइक्वालिटी वाला सलूक किया जाता है एंड इनजस्टिस किया जाता है विदाउट कॉम्पनसेशन और ग्रेटिट्यूड. ना उनको बेचारों को मुआवजा मिलता है, ना उनको कोई तारीफ करता है, ना उनको कोई ग्रेटिट्यूड देता है, थैंक यू कहता है. इट आर्ग्यूज दैट हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी शेयर्ड. The importance of self-respect. Mrs. Pearson's transformation teaches the important lesson that individuals, including mothers, must assert their needs to gain respect from others. Very important point कि self-respect matters a lot. और आप किसी भी रोल में हैं, चाहे आप daughter हैं, daughter-in-law हैं, mother-in-law हैं, you deserve some respect, and that respect has to be given. This has to be shared. It has to be shared. You respect, and you will be respected. Title justify हो जाता है. Title Mother's Day is deeply ironic because at the start of the play, Mrs. Pearson is treated with casual neglect on what is meant to be a day of celebration. The events of the play ultimately force the family to create a true Mother's Day. Last में really जब उनको realize हो जाता है कि माँ क्या है, and that is what really makes it a Mother's Day, where they finally and sincerely acknowledge her value, not just through a single day's observance, बट थ्रू लास्ट. इट्स नॉट ए मदर्स डे. आप टीचर्स डे एक दिन मनाते हैं तो बाकी साल टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते. मदर्स डे जो है वो हमारे लिए हर दिन मदर्स डे होना चाहिए, क्योंकि ये वो इंसान है जो जिनकी दुआओं की बदौलत, जिनकी मेहनत की बदौलत जो है हम किसी कामयाबी की मंजिल को छूते हैं. सो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू अप्रिशिएट मदर्स. इट्स ऑलवेज ग्रेट टू लव मदर्स. इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी बाय देयर साइड. It's always great to
relax them with your great achievements. It's always beautiful to be at their feet because paradise lies under their feet. So माँ का दिन जो है हमारे लिए हर एक दिन होना चाहिए माँ का दिन। और चाहे आपकी माँ जो है छोटी हो, बड़ी हो, बूढ़ी हो, बीमार हो, हेल्दी हो, जिस हालत में भी हो, आपको समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको, गॉड ने आपको एक अवसर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है जन्नत पाने का। और अपनी माँओं का दिल कभी ना दुखाएं, और हर दिन जो है उसको मदर्स डे लेके सेलिब्रेट करें, और उनकी एक निगाह आप पे जो है एक नेमत से कम नहीं है। और अगर आप उनके पैर धोते हैं और उनकी जो है उनको राहत पहुंचाते हैं, तो आप जन्नत के लिए अपने घर बनाते हैं। सो दैट इज़ वबिल वालिदैनी एहसाना। तो माँ का जो है बहुत ज़्यादा हक है। एवरीवन इज़ वेरी मच इमोशनली अटैच्ड टू मदर्स, एंड वी ऑल शुड सेलिब्रेट एवरी डे एज मदर्स डे, गिव देम रिस्पेक्ट एज मच एज वी कैन, एंड ट्राई टू हेल्प देम आउट वेर एवर इट्स पॉसिबल। हर कोई काम ऐसा करें कि उनके लबों से आपके लिए दुआ निकले, खुशी जो है उनको दिल को महसूस हो जाए। अगर आप वो रीज़न बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कामयाबी जो है आपने ऑलरेडी अचीव कर रखी है। वन मोर स्टोरी इज़ देयर, दैट इज़ बर्थ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक डॉक्टर जो है इस कहानी में एक औरत की जो है डिलीवरी जो है, लेबर जो है, उसके थ्रू एक बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम। इट्स ए वेरी सीरियस फाइट। आपको पता है कि जो ये बर्थिंग पार्ट होता है, जो लेबर पेन्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेन इसको माना जाता है। और इस पेन को एक माँ बर्दाश्त करती है। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि अल्लाह ताला ने एक माँ को ही ये शरफ हासिल किया हुआ है कि दिया हुआ है कि वो इस पेन को बर्दाश्त कर सकती है। तो इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, एंड mother bears it for the sake of the child. And we are going to see a doctor who helps a mother go for this birth. And इस मदर के हस्बैंड जो हैं वो भी कितने एंक्शस हैं, क्योंकि द चाइल्ड इज़ आफ्टर लॉट मैनी ईयर्स, बहुत साल के बाद ये बच्चा होना है। और उसकी जो मदर इन लॉ है, उस बेटी की माँ जो है, वो भी कितनी कंसर्न्ड है। लेकिन जो ये डॉक्टर हैं, ये कैसे इस कामयाबी को अचीव करते हैं, और किन मुश्किलात के बीच ही अल्टीमेटली, इनके साथ कुछ मेंटल इश्यूज भी हैं, डिस्टर्बेंस भी है, इनको अपनी पर्सनल लाइफ के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ही फाइनली मेक्स इट, एंड देन इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट इन हिज करियर। सो एंड्रयू, अ फ्रेश मेडिकल स्कूल ग्रेजुएट, इनका नाम है एंड्रयू, एक मेडिकल स्कूल ग्रेजुएट हैं, और he works in a small mining town of Blaneley. One late evening, after a disappointing encounter with his girlfriend, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक एनकाउंटर होने के बाद, कुछ नोक जोक होने के बाद, he is mentally very stressed, very disturbed, he is exhausted and preoccupied with his thoughts on marriage. He is just thinking about marriage. Should he go for it or should he not go for it? There are different opinions shared by people on marriage, continuing with marriage, what is after marriage life, how difficult or easy it is going to be. And he gets a call. He is approached by Joe Morgan, एक माइनर हैं जो मॉर्गन, whose wife Susan is in labor with their first child after 20 years of marriage. 20 साल के बाद मॉर्गन को जो है और उसकी बीवी जो है, जो मॉर्गन की बीवी सूजन, उनको 20 साल के बाद बच्चा होना है. सो हाउ प्रेशियस इज द चाइल्ड, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. और इस लेबर में वो इस वक्त हैं. डिस्पाइट हिज फटीग, एंड्रयू अग्रीज टू गो टू द मॉर्गन्स हाउस. अगरचे वो खुद बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन जो है चट्टानों को ठोकरों से मुझे हटाना आता है, पर नाजुक सी उम्मीदों को ठुकराना नहीं आता. वो उम्मीद जो होती है, आफ्टर गॉड देयर इज डॉक्टर फॉर द पेशेंट, पेशेंट इज फॉर पेशेंट, गॉड इज नेक्स्ट, डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड. सो ये वहाँ जाते हैं. इस मुसीबत के बावजूद भी, मेंटल ट्रॉमा के बावजूद भी, जो है थकावट के बावजूद भी, ये जो मॉर्गन जो एक माइनर होते हैं, उनकी आस और उम्मीद यही डॉक्टर होती है, डॉक्टर एंड्रयूज़. ये वहाँ जाते हैं. एंड इज अ टेंस वेट, बहुत ही ज़्यादा लंबा वेट करना पड़ता है, बिकॉज आपको पता है कि प्रेगनेंसी वाला पार्ट जो होता है, इट्स वेरी वेरी रिस्की. कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन. सो इट्स अ वेरी रिस्की वेट. एंड एट द मॉडेस्ट होम Andrew finds Susan, her elderly mother, and a midwife. Midwife होती है जो एक नर्स होती है,
पुराने ज़माने में जो है एक दाई हुआ करती थी, वही डिलीवरीज हुआ करती थी, उन दिनों नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी। तो आज तो सिजेरियन सर्जरीज हो जाती है, तो सिजेरियन सर्जरीज हो जाती है, सिजेरियन बर्थ्स हो जाती है। एनीवेज, Andrew finds Susan, elderly mother, midwife. He realizes it will be a long night and waits downstairs, where he continues to brood over his personal issues and his cynical views on marriage, contrasting with the couple's intense hope. ये बेचारा सोच में है, अपनी ही परेशानियों में है। ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट मैरिज, अबाउट द कॉन्फ्रंटेशन ही हैड विद हिज गर्लफ्रेंड। और एक पूरी रात जो है उनको इंतज़ार करना है जब तक उसको लेबर पेन जग जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सो ही इज़ देयर ओनली द बर्थ एंड द डिलेमा। द बेबी इज़ बॉर्न एट डॉन बट इज़ लाइफलेस। बेबी पैदा हो जाता है सुबह, लेकिन लाइफलेस, मूवमेंट नहीं है, एक्शन नहीं है, बेबी कोई मूवमेंट नहीं करता है। एंड्रू इज फेस्ड विद अ टेरिफाइंग डिलेमा, होम टू सेव फर्स्ट। मदर को बचाऊं, क्या इस स्टिल बॉर्न बेबी को बचाऊं, माँ को बचाऊं कि इस छोटे बच्चे को बचाऊं। एक बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस एंड्रू के लिए है। सेविंग द मदर, acting on instinct, Andrew first turns attention to Mrs. Morgan, who is unconscious and frail. He gives her an injection and works to revive her, successfully stabilizing her condition. उनको इंजेक्शन देके मुश्किल से, कामयाबी से वो माँ को फिलहाल सेफ जोन में लाते हैं। उसके बाद he goes into reviving the baby. It's a very tough task, a Himalayan Herculean task for the doctor. Next he turns to the baby, a perfectly formed baby who the midwife had given up for dead. मिडवाइफ ने बोला था शायद हमारा ये बच्चा जो है बेचारा 20 साल के बाद तो उनको बच्चा हुआ, लेकिन स्टिल बॉर्न है, डेड है, एंड प्लेस्ड अंडर द बेड. एंड्रू क्विकली डायग्नोसिस द कॉज ऑफ द बेबीज कंडीशन. एंड्रू को समझ आ गया कि बेबी जो है इस वक्त इसकी कंडीशन क्या है. ही हैज़ पेल सफोकेशन, दैट्स कॉल्ड इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी एस्फिक्सिया पैलिडा. एस्फिक्सिया पैलिडा जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे रेस्पिरेशन की लैक की वजह से बॉडी पेल हो जाती है. And then the miracle happens. Yes, बचावे तस बचावे त्रैटतल. Yes, मारे तस मारे त्रैटतल. जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे. जब अल्लाह ताला को किसी को बचाना हो तो वो miraculously बच जाता है. The miracle happens. Inspired by a case he had read about, Andrew begins to immerse the baby alternately. Andrew ने पढ़ा था, एक केस के बारे में पढ़ा था. कितना इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स को पढ़ना. कल को इंशाल्लाह आप भी नीट करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद आपको पढ़ना है. पढ़ना स्टार्ट वही होता है. तो क्वालिफाई करना कमाल नहीं है, क्वालिफाई के बाद जो पढ़ना है उसके बाद जो कॉन्टिन्यूसली इन टच रहना है, तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है. और लेटेस्ट रिसर्चेस पढ़नी है, लेटेस्ट केसेस आपको स्टडी करने पड़ेंगे. एंड्रू ने भी एक ऐसा केस स्टडी किया था. और एंड्रू क्या करता है, ही इमर्सेस द बेबी ऑल्टरनेटली इन बेसन्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर. एक बेसन में हॉट वाटर, दूसरे में कोल्ड वाटर. कुछ वक्त के लिए हॉट में, कुछ वक्त के लिए कोल्ड में. कुछ हॉट, कुछ कोल्ड, कुछ कोल्ड, कुछ हॉट. तो इन दोनों जो है टेम्परेचर डिफरेंसेस में इस बेबी को रखता है. आफ्टर डेस्परेट एंड टायरिंग एफर्ट ही कंटिन्यूज बाय रबिंग एंड प्रेसिंग द बेबीज चेस्ट. सो ये बेबीज चेस्ट को रब करता है, प्रेस करता है और कोशिश करता है कि उसमें जो है वो साइकिल ऑफ ब्रेथ्स जो है वो स्टार्ट हो जाए. वो जो चेन ऑफ ब्रेथ्स जो है उसकी सांस का जो सिलसिला है वो चालू हो जाए. एंड देने वाला तो रब होता है. मिरेकुलसली द बेबीज बॉडी टर्न्स पिंक, और बेबी की बॉडी टर्न पिंक होने लगती है. गैस्प ऑफ ब्रेथ इज हर्ड, वहाँ से एक सांस की आवाज़ निकलती है. एंड अ क्राई फॉलोज, और जब बेबी क्राई करता है बर्थ के बाद तो बोला जाता है कि यस द बेबी इज़ फाइन एंड ब्रिंगिंग द चाइल्ड बैक टू लाइफ. अल्लाह ताला ने बेबी को वापस लाना था, बहाना बन गया. डॉक्टर एंड्रयूज कंक्लूजन में ओवरजॉयड एंड एग्जॉस्टेड, एंड्रू लीव्स द हाउस टेलिंग जो दैट बोथ द मदर एंड चाइल्ड आर फाइन. दोनों ठीक है. वॉकिंग अवे ही फील्स एन इमेंस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन. हता कि आए थे बड़े स्ट्रेस में, लेकिन जब कोई अच्छा काम करके इंसान जाता है तो इंसान को लगता है सेटिस्फैक्शन. बहुत ही इत्मीनान से निकले, रियलाइजिंग ही हैज़ फाइनली डन समथिंग रियल. उसको लगा यही रियलिटी है, यही तो असली हकीकत है. एंड मीनिंगफुल विद हिज मेडिकल स्किल्स. आज मेरी मेडिकल स्किल्स ने मुझे कुछ रियल करवाया लाइफ में, और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा प्राउड और सेटिस्फैक्ट्री फील करूँगा. सो दैट इज़ हाउ एंड्रू मेक्स दिस बर्थ पॉसिबल. गॉड हील्स, डॉक्टर टेक्स द फीस. अल्लाह ताला को करना होता है. इंसान एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, एक इक्विपमेंट बनता है इंसान, और इंसान जो है उसको अल्लाह ताला स्किल्स देता है, और उसके बाद उन स्किल्स का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके इंसान जो है इम्पॉसिबिलिटीज़ को पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है.
So, what are the key themes of the story birth? Obviously, professional dedication. We love, we see Mr. Andrew is professionally very dedicated, and the story highlights the immense responsibility and dedication of a doctor as Andrew pushes past his personal troubles to perform his duty. I slept and dreamt that life was beauty. I woke up and found that life was duty. आप देखिए एंड्रू ने अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स को साइड में लाइन करके एक प्रोफेशनल डेडिकेटेड डॉक्टर की तौर पे जो है उसने काम किया, जिससे हम रीडर्स बड़े अप्रिशिएट करते हैं. एंड परसिवियरेंस एंड होप, छोड़ नहीं, नेवर से डाई स्पिरिट, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा. एंड्रूज रिफ्यूजल टू गिव अप even when faced with what seems like a hopeless situation and discouraged by the midwife. हालांकि midwife ने बोला था बच्चा डेड है, लेकिन एंड्रू ने पूरा जो है ध्यान रखा बच्चे पे और पूरी कोशिश जो है, यहाँ से ये पता चलता है कि जब आपकी पूरी कोशिश होती है, when you do your best, God will do the rest, and a positive outcome comes, the triumph of modern medicine. यहाँ से ये भी पता चलता है कि मॉडर्न मेडिसिन जो है, मॉडर्न जो स्ट्रेटजीज हैं, मॉडर्न मेडिकल एडवांसमेंट जो है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कामयाबी से बहुत सारे सोल्यूशंस आ जाते हैं. द स्टोरी शोकेस हाउ एंड्रूज साइंटिफिक नॉलेज combined with his unwavering effort overcomes traditional practice and despair, and the emotional toll of the medical professional. Narrative explores the emotional and mental state of a doctor under pressure. एक डॉक्टर की इमोशनल स्टेट, उसकी इमोशनल पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है और कितना प्रेशर होता है एक डॉक्टर पे, कितना बड़ा काम ये निभाता है. दैट्स व्हाई वी से दिस इज अ noble and holy profession, and Andrew experiences intense anxiety, exhaustion and ultimate fulfillment. आखिरकार ये पूरा टफ फेज देख के एंड्रू को एक फुलफिलमेंट मिल जाता है, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि आखिरकार मेरे हाथ किसी के काम आ गए और मेरा मेडिकल प्रोफेशन, उसकी स्किल्स जो है आज मैंने प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट की और एक जान बचाई. Then we have the last humorous tale in the storybook, the Snapshots, and it's called the Tale of a Melon City. इसमें क्या है कि टेल ऑफ ए मेलन सिटी, आप अंदाज़ा कर लीजिए नाम भी क्या है, मेलन सिटी. अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग ऑर्डर्स एन आर्च. एक किंग जो है वो बोलता है कि एक आर्च जो है वो बनाया जाए और कॉन्स्ट्रक्टेड टू एडिफाई हिज सब्जेक्ट, सो दैट जो मेरे लोग हैं वो मेरा ये आर्च देख के मेरी तारीफ़ें करें, मुझे प्रेजेस करें and मुझे एडमायर करें. However, the arch is built too low, and when the king rides through, his crown is knocked off. आर्च बन जाता है थोड़ा लो, और जब किंग जो है इस घोड़े पे इससे गुजरता है तो उसका हेड जो है वो उस आर्च को टच करता है, तो उससे क्या हो जाता है, क्राउन जो है वो गिर जाता है. तो enraged किंग को गुस्सा आता है. द किंग डिमांड्स दैट द चीफ बिल्डर बी हैंग्ड फॉर दिस डिसग्रेस. जिसने ये आज का जो चीफ बिल्डर है, ये तो मेरी शान की तौहीन है कि मेरा क्राउन गिर गया, तो मैं चीफ बिल्डर को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, उससे हिसाब मांगे कि आखिरकार इस आज में क्या कमी रही, कंस्ट्रक्शन में क्या कमी रही. द स्टोरी कंटिन्यूज एज अ ridiculous chain of blame and absurd decisions, satirizing incompetent governance and blind adherence to custom. वहाँ पे हमें मिलता है कि अजीब गरीब ब्लेम गेम चलती है, बेवकूफ़ाना चीज़ें हो जाती हैं, और ये भी पता चलता है कि एक कस्टम के तहत कैसे फिर जो है बादशाह बनते हैं. आप देखेंगे आगे द ब्लेम गेम एंड द किंग्स डिमाइज. क्या होता है, चीफ बिल्डर जो है जब उसको बुलाया जाता है तो वो बोलता है मेरी क्या खता है, ये तो वर्कमैन की गलती है जिनने ये बनाया, हु ब्ले, और वर्कमैन बोलते हैं हमारी क्या खता है, ये तो मेसन्स की खता है, ये जो गिलकार हैं, जो मेसन्स हैं जिनने इस पे काम किया उन्हीं को पकड़ लीजिए. मेसन्स बोलते हैं ये तो आर्किटेक्ट की खता है, आर्किटेक्ट जिसने डिजाइन दिया उसी की खता है. आर्किटेक्ट बोलता है कि आर्किटेक्ट शिवल्ड रिमाइंड्स द किंग दैट द फाइनल प्लान इंक्लूड अमेंडमेंट्स दैट द किंग हिमसेल्फ मेड. आर्किटेक्ट बोलता है सर ये चीज़ जो है जो मैंने बनाया था प्लान, उसमें जो अमेंडमेंट्स लाई वो तो आप ही ने खुद लाई. अब किंग अल्टीमेटली ब्लेम करते करते अपने आप के पास ही पहुंच जाता है, और इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन द किंग कॉल्स फॉर द वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री. द मैन इज सो ओल्ड दैट ही इज कैरिड इन एंड कैन नीदर वॉक और सी. वाइजेस्ट मैन को हाजिर किया जाए, सबसे वाइज इंसान को, उतना बूढ़ा है कि वो बेचारा चल भी नहीं पाता और देख भी नहीं पाता. द वाइज मैन सजेस्ट हैंगिंग द आर्च इटसेल्फ.
वाइज मैन ऐसा वाइज है कि वो बोलता है कि आज कोई हैंग करो, यानी कि ये जो बनाया है आपने स्ट्रक्चर इसी को हैंग करो। एंड सिंस इट वाज द ऑब्जेक्ट दैट हिट द किंग्स हेड, किंग के हेड को इसने टच किया, इसलिए इसी को हैंग किया जाए। आप देखिए वाइज वर्ड जो है ये सेट्रिक अंदाज से यूज किया गया है। आप गुलिवर एंड लिलीपुट को याद कर लीजिए कि वहां पे भी सैटायर था, वी आर द मोस्ट पावरफुल टू एम्पायर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो wise man suggests hanging the arch itself since it was the object that hit that king's head. A counselor objects, arguing it would be shameful to hang something that has touched the king's head. क्या बोलते हो कि ये तो शर्मिंदगी की बात है कि उस चीज़ को हैंग किया जाए जिसने किंग के हेड को, बादशाह सलामत के हेड को टच किया हो? नहीं। द क्राउड ग्रोज इम्पेशेंट वेटिंग वांटिंग हैंगिंग, नहीं हैंगिंग होनी चाहिए। क्राउड हूटिंग करती है। टू अपीज देम द किंग अग्रीज दैट समवन मस्ट बी एग्जीक्यूट इमीडिएटली रिगार्डलेस ऑफ गिल्ट। लोगों को खुश करने के लिए किसी न किसी को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ इंतजार करते हैं फांसी का। आप देखिए कितनी रेडिकुलस स्टोरी है इसमें। न्यूज इज सेटअप, न्यूज होता है जो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फांसी का फंदा, एंड बट इट्स टू हाई फॉर एनीवन बट द किंग हिमसेल्फ। तो ये न्यूज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाई है, सिर्फ इस न्यूज़ को किंग की हाइट जो है वो सूट करती है। सो what happens to appease them, the king himself, the king is hanged by his own royal decree। तो बादशाह खुद ही जो है हैंग हो जाता है। अब जब बादशाह हैंग हो गया तो उसके बाद क्या होता है? द मेलन बिकम्स द किंग। अब आप देखेंगे मेलन कैसे किंग बन गया। With the king dead, the ministers decide that the next person to pass through the city gate will choose the new ruler as the custom। अब जो सिटी गेट से एज पर द कस्टम जो रीत वहां पे थी कि सिटी गेट से जो पहला शख्स दाखिल हो जाएगा वही बादशाह बनाएगा, और एक बेवकूफ वहां से आ जाता है। ही पासिस थ्रू द गेट। जब उसको बोलते हैं अब बादशाह किसको बनाएं किंग के हैंग के बाद, उसका नाम निकलता है, वो बोलता है मेलन, वो बोलता है मेलन। सो सिंस ही आंसर्स एवरी क्वेश्चन दिस वे, वो सिर्फ मेलन मेलन बोलता है। फॉलोइंग द एब्सर्ड कस्टम द मिनिस्टर्स क्राउन ए मेलन एज द न्यू किंग। तो एक मेलन को लाते हैं, एक तरबूज को लाते हैं, और उसके बाद उसको क्राउन रखते हैं और बोलते हैं कि यही अब नया बादशाह बन गया। इट्स वेरी इडियोटिक, वेरी फनी एंड वेरी रिडिकुलस। The citizens are content with their melon ruler as the new king leaves them in peace and liberty to go about their business without any interference। तो हर कोई अपने अपने काम पे जाता है, ये इंटरफेयर भी नहीं करता। मेलन क्या इंटरफेयर करेगा? So everyone does work as per his own taste, and जो जिसको जैसे चलना है वो अपना मालिक खुद ही बनता है अपने काम का। So the poem's meaning, the tale of Melon Street is a satire that humorously exposes the flaws of a government run by irrational and incompetent leaders। अब मैसेज क्या है कि जो इनकॉम्पिटेंट लीडर्स होते हैं, जो इरेशनल, इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक लीडर्स होते हैं, उनकी हुकूमतें जो होती हैं वो कितनी इराटिक होती है, वो कितनी फ्लॉड होती हैं, वो कितनी इरोनियस होती है, उनमें कितनी गलतियां होती हैं, उनकी गवर्नेंस कितनी केओटिक होती है, कितनी डिसऑर्डरली होती है। And it critiques the blind observance of customs and traditions over logic and reason। एक और चीज़ हमने देखी कि रीत रिवाज, सुपरस्टिशंस को मद्देनजर रख के उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, और लॉजिक जो है, साइंस जो है, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड जो है, रीज़न जो है, उसको बैक सीट लेनी पड़ती है। आज की सोसाइटी में भी आप देखेंगे कि कुछ अनसाइंटिफिक चीज़ें जो है हम करते हैं, कुछ अनसाइंटिफिक सुपरस्टिशंस जो हैं हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं कि नहीं जी ये कस्टम है, हमें इस कस्टम का पालन करना है। लेकिन होना क्या चाहिए? वी आर इन द 21st century and we should be guided by reason and logic। The indifferent citizens who are perfectly happy with a melon for a king highlight the principles of laissez-faire where the people value personal freedom over wise and effective orders। और जब मेलन बन जाता है किंग, उसके बाद लोग छूट जाते हैं, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाट इज laissez-faire। laissez-faire मीन्स कि everyone is free to do whatever he wishes। there is complete anarchy, complete disorder। जो जैसे चाहता है काम करना वो ऐसे करे, और गवर्नेंस जो है, लीडरशिप जो है वो बैक सीट ले जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स
द टेल ऑफ मेलस्टी से भी हमें पता चल गए। तो इस तरह से हमारी जो स्टोरी सेक्शन है स्नैपशॉट्स का वो इसी के साथ समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन स्टोरीज़ का पूरा आउटलाइन जो है आपको समझ आ गया, आइडिया समझ आ गया, और आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम दीज स्टोरीज। अब जो लास्ट लेक्चर हमारा होगा ORCC का, दैट्स गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उसका मैं PDF भी बनाऊंगा, यहाँ भी आपके साथ वो डिस्कस हो जाएगा। तो इंशाल्लाह दैट इज़ गोइंग टू बी इट फॉर द ORCC। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट आप इन तमाम चैप्टर्स का रिवाइज करेंगे, तमाम चैप्टर्स की समरीज, स्टोरी की समरीज अपने साथ ले जाएंगे, कैरेक्टर्स का आइडिया लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह वहाँ पे पेपर जो होगा, जिस भी किस्म का पेपर होगा, यू विल बी एबल टू हैंडल दैट विद ग्रेट एफिशिएंसी। एंड आई एम वेरी श्योर, वेरी कॉन्फिडेंट दैट ऑल दोज मार्क्स 95 प्लस मार्क्स, इंशाल्लाह हमारा पेपर तो 80 में से ही, मैं बोलता हूँ आउट ऑफ 100, जब वो 20 मार्क्स मिला के 100 बन जाएंगे, तो आई एम वेरी श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल गो पास्ट 95 marks. Even some can touch even 98, 99 also if you go by deep studies. फिर से बताता हूँ, जो लास्ट ईयर के ORC लेसन्स है 1 by 1, अगर मैंने जो पढ़ाए थे लाइन बाय लाइन पढ़ाए थे, अगर आपको कोई लेसन ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो उन ORCC के साथ आप जुड़ सकते हैं। प्लस एक गाइड बुक जो आपने लाई होगी, उस गाइड बुक में भी समरीज होती हैं, उन समरीज को भी पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह ऑल दीज चैप्टर्स, दीज समरीज विल हेल्प यू टू हैव अ फ्रेश एंड अ फेयर आइडिया of all the lessons, and जो questions होंगे वो इसी दायरे में पूछे जाएंगे। Inshallah, I wish you all success. I feel that your English paper is going to be a lovely one, and you'll be doing great in English this year also. And this is obviously going to help you in acquiring a very efficient, a very smart percentage in the examination. And this ORCC program obviously will turn out to be one turning point for you for getting those lovely marks and for getting those efficient results in the examination. Till the next meeting, which is going to be the last meeting for RCC, it's a goodbye. With prayerful wishes, I sign off here. Thank you and have a great time ahead. Assalamu alaikum.